हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आगे का अपना अध्याय 13 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसे कवर करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि गांधी के द्वारा ये सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। बच्चों, आप लोग जब भी किसी प्रश्न को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने मन में थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। जिज्ञासा उत्पन्न करने का मतलब ये है कि आप पहले इस प्रश्न को गौर से पढ़ें, उसके बाद उसमें क्या लगाएं। रॉलेट एक्ट क्या था? अब आपको सोचना है कि आखिर रॉलेट एक्ट क्या था। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं इनको हम अपने अंदाज से जान सकते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट, एक्ट मीन्स होता है अधिनियम। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट क्या था? तो ये तो क्लियर है कि ये एक अधिनियम मीन्स एक कानून था। अब ये एक कानून था तो इसका इतिहास में क्या महत्व है ये हमें समझना है। क्या के बाद फिर लगता है कब? तो रॉलेट एक्ट जो अधिनियम था तो वो कब पारित हुआ? तो सन 1919 में यह अधिनियम पारित हुआ था। फिर आता है क्यों, रॉलेट एक्ट अधिनियम क्यों पारित किया गया? तो क्यों पारित किया गया, इसका रीजन क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। तो रॉलेट एक्ट क्या था, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। रॉलेट एक्ट एक अधिनियम था जो कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जारी किया गया था, एक कानून बनाया गया था। ये अधिनियम था सन 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति ने कुछ संस्तुतियां की थी, उसके आधार पर रॉलेट एक्ट को मंजूरी मिली थी। उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे तो सर सिडनी रॉलेट के नाम पर ही इसे रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। इस कानून को काला कानून की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इस कानून में ये बहुत बुरी बात थी, इसमें किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून था। ये कानून क्यों पारित किया गया था? इसका कारण ये था कि जो अंग्रेज थे वो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसको दबाना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि बिना कहीं आंदोलन विस्तृत ना हो जाए, तो इसको दबाने के लिए उन्होंने इस कानून को पारित किया था। और बेसिकली हुआ ये था कि सन 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से इंग्लैंड ने भाग लिया था और भारत में जो भारत के जो लोग थे, भारत के सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों को इसमें बहुत सहयोग किया था। तो सहयोग करने के पश्चात भारतीयों को ये आशा थी कि इंग्लैंड विजय के उपरांत इस प्रथम विश्व युद्ध में के पश्चात वो भारतीयों को कुछ सुविधाएं देंगे, भारतीयों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जो अंग्रेज थे उन्होंने 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात और अधिक कठोर प्रतिबंध और कानून बनाए। अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। रॉलेट एक्ट जो काला कानून बनाया था उसका कारण वही था कि वो राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाहते थे। इसके लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जारी किया गया। इस रॉलेट एक्ट का देश के विभिन्न स्थानों पर विरोध हुआ और इसके विरोध में गांधी जी ने भी एक अभियान चलाया और इसके फलस्वरूप चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानें और स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रॉलेट एक्ट का हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो कड़ा विरोध किया गया था वो पंजाब में हुआ था, क्योंकि पंजाब के लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों की बहुत सेवा की थी और वो सेवा के बदले में अंग्रेजों से कुछ इनाम की अपेक्षा करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें उपहार के रूप में रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून दिया। पंजाब में
रोलेट एक्ट का विरोध करते समय पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था और कई कांग्रेसियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका विरोध करते हुए सैफुद्दीन जो किचलू थे, वो पंजाब के थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो कानून था वो बहुत ही कठोर था। इसमें भारतीयों के साथ एक अन्याय किया गया था और उनके जो उनके अंदर जो देशभक्ति थी, उनके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी, उसको जबरन दबाने का प्रयास किया गया था। तो ये हमारे इतिहास में काला कानून कहा जाता है। तो लेकिन गांधी जी के प्रयासों के बाद इस रोलेट एक्ट कानून को वापस लेना पड़ा और इसे रद्द करना पड़ा। तो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप आ सकता है पेपर में, एग्जाम में आपके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद बच्चों, ये रोलेट एक्ट से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखिए। रोलेट एक्ट पर भी टिप्पणी आ सकती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी टिप्पणी आ सकती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपने सुना होगा, ये पंजाब के अमृतसर जो स्थान है, वहां पर ये बाग आज भी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या था। तो ये एक हत्याकांड था, यानी इतिहास में एक बहुत महत्व रखता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या था और ये कब हुआ, तो मैं बता देती हूँ। 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन ये अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में ये हत्याकांड घटित हुआ था। क्यों हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो काला कानून आया था उसके विरोध में, और सैफुद्दीन जो किचलू थे पंजाब के, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। और इसी समय जो गवर्नर जनरल था पंजाब का, माइकल जनरल ओडायर, उसने जलियांवाला बाग में जो मुख्य दरवाजा था, बताते हैं कि वो एक ही मेन गेट था और पतली सी सकरी गली थी, तो उसने अपने सैनिकों को अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। ये हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में शोक की एक लहर व्याप्त हो गई थी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने जनरल माइकल ओडायर को सम्मानित किया और उसको इस खून खराबे के लिए उसको सम्मानित किया गया, उसकी प्रशंसा की गई। तो ये जो हत्याकांड है वो हमारे इतिहास का एक घटना थी और ये हमारे इतिहास की सबसे ज्यादा खून खराबे वाली घटना रही है, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और इसमें पुरुष शामिल थे, उनको बिना कुछ कहे सुने गोलियों से भून दिया गया। बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक क्वेश्चन और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? असहयोग आंदोलन क्या था? एक क्वेश्चन और आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक प्रश्न और आता है कि आप असहयोग आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, असहयोग यानी सहयोग नहीं। गांधी जी ने जब रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं से जब वो क्षुब्ध हो गए थे, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब अंग्रेजी शासन के खिलाफ हमें असहयोग आंदोलन छेड़ना है। अब वो अंग्रेज शासन को कोई भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने अंग्रेज शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी थी। वो चाहते थे कि भारत में जो ब्रिटेन के लोगों ने उपनिवेश जो स्थापित किया हुआ है, उसे वो खत्म करना चाहते थे। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में शामिल था कोई भी
स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाए और ना ही किसी तरह का टैक्स चुकाए, और सभी जो हैं कोई भी वो सरकारी स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाए और ना ही किसी तरह का टैक्स चुकाए, और सभी जो हैं वो सरकारी कामकाज का, सरकारी जो दफ्तर हैं या कार्यालय उनका बहिष्कार करें, शराबबंदी करें, नमक कर ना चुकाएं। इस तरह के बहुत सारे इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल थे। अब ऐसी कौन सी घटनाएं थी, ये प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन करने के लिए जो घटनाएं जिम्मेदार थीं, जिन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया कि असहयोग आंदोलन किया जाए, तो इसके संबंध में हम बहुत सारे तर्क दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि कौन कौन से हम पक्ष या तर्क रख सकते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था, तो ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो सन 1920 से 22 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, वह बहुत सारी घटनाओं और कारणों के कारण चलाया गया था। तो जो पहला कारण है वो ये है कि भारतीयों ने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 का, उसमें अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था, परंतु महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने भारतीय जनता को निराश किया और उनका बहुत शोषण किया। प्रथम महायुद्ध के जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दौरान हमारे भारत में प्लेग फैला, लेकिन प्लेग फैलने के बाद भी अंग्रेज सरकार ने कोई रियायत नहीं की, करों में कोई कटौती नहीं की और ना ही कोई सहानुभूति प्रदर्शित की। बच्चों, असहयोग आंदोलन का एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन में अंग्रेज सरकार का प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए थे, यानी कि भारतीयों के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार का विरोध किस किस स्तर पर किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो था वो एक निश्चित कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेज सरकार का प्रतिरोध करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए थे। सबसे पहले जो वकील थे उन्होंने अदालतों में जाने से इनकार कर दिया था, विधानमंडलों में जाने से इनकार कर दिया था। दूसरा, जो छात्र थे, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने सरकारी स्कूल उन्होंने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। तीसरा, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो अन्य वर्गों के लोग थे, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर सरकार के साथ असहयोग किया और अपने अपने स्तर पर उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो श्रमिक थे उन्होंने हड़ताल कर दी। हड़ताल करने से अंग्रेज सरकार का काफ़ी नुकसान हुआ। सरकारी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार हम देखते हैं कि 1921 ईस्वी में 396 हड़तालें हुई थी, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल हुए थे और इससे लगभग 70 लाख कार्य दिवसों की क्षति हुई थी। इसके अलावा गांव में हम देखें तो गांव में भी लोगों में इस आंदोलन के प्रति काफ़ी उत्साह था, काफ़ी जोश था। उत्तरी जो आंध्र है, आंध्र की जो पहाड़ियां हैं, वहाँ पर जनजातियों ने जो वन्य कानून थे उनकी अवहेलना शुरू कर दी थी। अवध में हम देखते हैं कि किसानों ने कर नहीं चुकाए, उन्होंने कर ना देकर असहयोग किया अंग्रेज सरकार का। और कुमायूं के जो किसान थे उन्होंने जो औपनिवेशिक अफसर थे, जो ब्रिटिश अफसर थे, उनका सामान ढोने से मना कर दिया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार का भारतीय जनता ने विभिन्न तरीक़ों से असहयोग किया। बच्चों, असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तभी अचानक एक घटना घटित हुई थी। उसके बारे में भी एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसको कहते हैं चोरा चोरी हत्याकांड।
चोरी चोरा हत्याकांड के बारे में हम बता दें आपको कि ये क्यों हुआ था और कब हुआ था। तो चोरी चोरी जो हत्याकांड हुआ था, वो जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जगह जगह पर जब असहयोग किया जा रहा था, गांधी जी ने इस आंदोलन को अचानक ही स्थगित कर दिया। हुआ ये, आंदोलन के दौरान हुई एक हिंसात्मक घटना ने उन्हें इस आंदोलन को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। हुआ ये, फरवरी सन 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर एक थाने में किसानों की उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी और इस आग में बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया। असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया तो हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी पर भी मार्च 1922 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं असहयोग आंदोलन का अचानक स्थगन होने से ब्रिटिश शासन की स्थिति को और मजबूती मिली। यदि यह आंदोलन सफल हो जाता तो हो सकता है कि अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्ति मिल जाती। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन का क्या प्रभाव सामने आया, संक्षेप में लिखना होता है। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन के जो अचानक जो स्थगन हो गया था, उससे क्या हुआ कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसको भी गांधी जी ने अपने में मर्ज कर लिया था असहयोग आंदोलन में। तो खिलाफत जो एक मुद्दा था, खिलाफत आंदोलन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। सन 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें मित्र राष्ट्रों की ओर से इंग्लैंड ने भाग लिया था। तो भारत के जो मुसलमान थे वो इस शर्त पर अंग्रेज़ों को सहयोग देने को तैयार हो गए थे कि वो तुर्की का जो खलीफा था, जो कि पूरे विश्व का खलीफा माना जाता था मुसलमानों का, तो उनको ये मानना था कि अंग्रेज़ों से उन्होंने ये कहा था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्की के खलीफा के साथ में सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाए। परंतु मित्र राष्ट्रों की जब विजय हो गई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय हुई, तो उसके पश्चात उन्होंने तुर्की के जो सुल्तान था, टर्की का ये सुल्तान था, उसको उससे पदच्युत कर दिया, उसका अपमान किया। तो इससे भारत की जो मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गए थे और इसके कारण ही उन्होंने सन 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो बच्चों, खिलाफत आंदोलन चल रहा था जो मुसलमानों का एक आंदोलन था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ही उस खिलाफत आंदोलन को जोड़ लिया था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित हो गया तो इससे क्या हुआ कि खिलाफत का जो मुद्दा भी था वो भी, उसका भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता स्थापित हुई थी वो भी भंग हो गई और पूरे देश में आंदोलन के स्थगित होने के बाद सांप्रदायिकता का महत्व बढ़ गया। जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच में और विभिन्न संप्रदायों के बीच में दंगे होने लगे। केरल में जो मालाबार का क्षेत्र है, वहाँ पर मोपला जो किसान थे, उन्होंने हिंदू भू सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करके रक्तपात किया। सन 1921 से 27 के दौरान ये जो सांप्रदायिक तनाव था वो धीरे धीरे कहीं अधिक बढ़ता चला गया। असहयोग आंदोलन के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का जो वादा था वो भी पूर्ण नहीं हो पाया और पंजाब में जो अन्याय किया गया था तो वो भी, उसका भी निराकरण नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन इस प्रकार से पूरी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया और ये बस यही एक लाभ हुआ कि कांग्रेस की जो स्थिति थी वो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई और अब वो जो जनता थी उसके अंदर अब अंग्रेज सरकार को, जो औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए जनता में उत्साह भर गया था और वो बहुत अधिक प्रोत्साहित हो गई थी। तो ये बच्चों, आप इसको तैयार कर सकते हैं, ये बहुत सरल है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा।
इसके बाद बच्चों हम जो अगला प्रश्न देखते हैं जो असहयोग आंदोलन के ऊपर हो सकता है, जो आ सकता है, तो वो ये है गांधी जी के संदर्भ में कि जो असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बना दिया। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो एक पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था क्योंकि पूरे भारत में ये आंदोलन फैला था और इसमें जनता ने असहयोग आंदोलन एक प्रश्न असहयोग आंदोलन के विषय में ये बनता है कि असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से जो 22 तक चला उसमें हम देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन एक लोकप्रिय जन आंदोलन भी था क्योंकि इसमें देश के विभिन्न जो वर्ग थे, धर्म थे, समुदाय थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। भले ही ये आंदोलन स्थगित हुआ, गांधी जी ने इसे चोरी चोरा जो हत्याकांड था सन 1922 में इसे स्थगित कर दिया था इस घटना को लेकर, लेकिन गांधी जी जो हैं इस आंदोलन के बाद देश के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बन गए थे। और ये राष्ट्रीय नेता कैसे बने, ये घटनाएं इस ओर इंगित कर सकती हैं। हम इन घटनाओं के द्वारा ये समझ सकते हैं कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन ने एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह जो चलाया था, ये रॉलेट एक्ट आया था, जो काला कानून आया था, उसके विरोध में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। अरे उसी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। धीरे धीरे लोगों ने जब इस आंदोलन में रुचि ली और इसमें उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का ही एक अंग बना लिया था। इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान एकजुट हो गए थे। इसमें ये जो आंदोलन था तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किया गया, जिसने इस्लाम के सबसे बड़े नेता खलीफा के पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन में लोगों ने बड़े ही तन्मयता से भाग लिया था। इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को भी शामिल किया गया था क्योंकि खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जिसमें इस्लाम के सबसे बड़े नेता खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग की जा रही थी। तो गांधी जी ने ये अपेक्षा की थी कि मुसलमान लोग जो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे वो खिलाफत के साथ मिलाने से उन्होंने सोचा, गांधी जी ने को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से दो प्रमुख जो धार्मिक समुदाय हैं हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन का रूप दे दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता से ही आंदोलन और सशक्त हो गया था। इसके अलावा जब विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया और वकीलों ने विधानमंडलों का और अदालतों का बहिष्कार कर दिया, इस तरह से और जो हमारा जो मजदूर और या श्रमिक वर्ग था जब वो हड़ताल पर चला गया, तो सन 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी सत्ता के पैर उखड़ने लगे थे। परंतु जो 1922 में 5 फरवरी 1922 में जब किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में जब एक पुलिस स्टेशन में आक्रमण किया और उसमें आग लगा दी, तो इसमें जो अग्निकांड में कई पुलिस वाले मारे गए। तो इस घटना के कारण यह आंदोलन गांधी जी को मजबूरन वापस लेना पड़ा था। परंतु हम देखते हैं कि 1922 तक जो गांधी जी थे उन्होंने
भारत में राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर चला दी थी जिसका रुकना अब असंभव था। तो राष्ट्रीय आंदोलन केवल व्यवसायियों बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब इसमें हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर, मजदूर ये लोग भी जुड़ गए थे। साधारण जो लोग थे वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि साधारण लोगों को लगता था कि गांधी जी की जो पहचान उनकी वस्त्रों में विशेष रूप से दिखाई देती थी। उनको लगता था कि गांधी जी उन्हीं के तरह साधारण वेशभूषा वाले हैं, जबकि उन्हें लगता था कि जो अन्य राष्ट्रवादी नेता थे वो पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गले वाली जो वस्त्र होते थे वो पहनते थे। तो वहीं गांधी जी जो थे वो लोगों के बीच में जब भी जाते थे वो साधारण जो धोती में ही जाते थे। इस तरह जो असहयोग आंदोलन था उसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था, एक राष्ट्रीय संत बना दिया था। तो हम इस प्रश्न को भी यदि आता है तो इसका उत्तर हम बखूबी दे सकते हैं। बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं और कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है जो हमारे पेपर में या परीक्षा में आ सकता है। तो प्रश्न तो काफ़ी हैं, लेकिन हम मुख्य प्रश्नों पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कुछ छोटे प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों में यदि कोई इम्पोर्टेंट लगता है तो जैसे कि एक प्रश्न मैंने आपको बताया था खिलाफत आंदोलन क्या था, ये शॉर्ट में 2 नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है। तो खिलाफत जो आंदोलन था वो आपको पता है कि मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। तो उनका ये मानना था कि पहले के जो ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, ये जो डिमांड थी खिलाफत आंदोलन की। और चलाया क्यों गया था? क्योंकि मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो तुर्की पर अधिकार किया गया था, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। तो मुसलमानों को, भारतीय मुसलमान चूँकि तुर्की के जो सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, तो वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के द्वारा उनका अपमान ना किया जाए, मित्र राष्ट्रों के द्वारा उनका अपमान ना किया जा सके। परंतु अंग्रेज़ों ने विजयी होने के पश्चात तुर्की के जो सुल्तान को उसके पद से हटा दिया था। तो इस बात से नाराज होकर भारत में खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। अब अगला प्रश्न जो आता है कि खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया था? तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का विस्तार और मजबूती के लिए उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को और भी मजबूत बनाने के लिए इसे खिलाफत आंदोलन को इसका एक अंग बना दिया था। उन्हें ये आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के प्रमुख जो धार्मिक समूह हैं या समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, आपस में मिलकर इस औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे और स्वराज की स्थापना का जो स्वप्न है वो साकार कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग बना दिया था। इसके अलावा हम और भी प्रश्न देख सकते हैं कि और कौन सा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई थी? ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब गांधी जी ने सत्याग्रह अभियान चलाया था तो उन्होंने रॉलेट एक्ट की ये कहकर आलोचना की थी कि ये अनुचित, स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोधी व व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। उन्होंने रॉलेट एक्ट को अनुचित बताया था क्योंकि ये उचित नहीं था कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सके। स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोधी था क्योंकि इसमें व्यक्ति को बाधित किया गया था, उसे जबरदस्ती बंदी बनाया जाता था। व्यक्ति के मूल अधिकारों की भी हत्या की गई थी। तो गांधी जी ने इसकी कटु आलोचना की थी। इस अभियान को इन्होंने जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो अभियान चलाया था उसको संगठित करने के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह सभा स्थापित की थी और जिसके अध्यक्ष भी स्वयं गांधी जी ही थे।
अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन का क्या प्रभाव सामने आया, संक्षेप में लिखना होता है। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन के जो अचानक जो स्थगन हो गया था, उससे क्या हुआ कि जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसको भी गांधी जी ने अपने में मर्ज कर लिया था असहयोग आंदोलन में। तो खिलाफत जो एक मुद्दा था, खिलाफत आंदोलन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। सन 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें मित्र राष्ट्रों की ओर से इंग्लैंड ने भाग लिया था। तो भारत के जो मुसलमान थे वो इस शर्त पर अंग्रेज़ों को सहयोग देने को तैयार हो गए थे कि वो तुर्की के जो तुर्की का जो खलीफा था, जो कि पूरे विश्व का खलीफा माना जाता था मुसलमानों का, तो उनको ये मानना था कि अंग्रेज़ों से उन्होंने ये कहा था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्की के खलीफा के साथ में सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाए। परंतु मित्र राष्ट्रों की जब विजय हो गई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय हुई, तो उसके पश्चात उन्होंने तुर्की के जो सुल्तान था, टर्की का ये सुल्तान था, उसको उससे पदच्युत कर दिया, उसका अपमान किया। तो इससे भारत की जो मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गए थे और इसके कारण ही उन्होंने सन 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो बच्चों, खिलाफत आंदोलन चल रहा था जो मुसलमानों का एक आंदोलन था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ही उस खिलाफत आंदोलन को जोड़ लिया था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित हो गया, तो इससे क्या हुआ कि खिलाफत का जो मुद्दा भी था वो भी, उसका भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता स्थापित हुई थी वो भी भंग हो गई और पूरे देश में आंदोलन के स्थगित होने के बाद सांप्रदायिकता का महत्व बढ़ गया। जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच में और विभिन्न संप्रदायों के बीच में दंगे होने लगे। केरल में जो मालाबार का क्षेत्र है, वहाँ पर मोपला जो किसान थे, उन्होंने हिंदू भू सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करके रक्तपात किया। सन 1921 से 27 के दौरान ये जो सांप्रदायिक तनाव था वो धीरे धीरे कहीं अधिक बढ़ता चला गया। असहयोग आंदोलन के एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का जो वादा था वो भी पूर्ण नहीं हो पाया और पंजाब में जो अन्याय किया गया था तो वो भी, उसका भी निराकरण नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन इस प्रकार से पूरी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया और ये बस यही एक लाभ हुआ कि कांग्रेस की जो स्थिति थी वो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई और अब वो जो जनता थी उसके अंदर अब अंग्रेज सरकार को, जो औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए जनता में उत्साह भर गया था और वो बहुत अधिक प्रोत्साहित हो गई थी। तो ये बच्चों, आप इसको तैयार कर सकते हैं, ये बहुत सरल है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, हम जो अगला प्रश्न देखते हैं जो असहयोग आंदोलन के ऊपर हो सकता है, जो आ सकता है, तो वो ये है गांधी जी के संदर्भ में कि जो असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बना दिया। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो एक पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था क्योंकि पूरे भारत में ये आंदोलन, इसमें आंदोलन फैला था और इसमें जनता ने असहयोग आंदोलन, एक प्रश्न असहयोग आंदोलन के विषय में ये बनता है कि असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से जो 22 तक चला, उसमें हम देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन एक लोकप्रिय जन आंदोलन भी था क्योंकि इसमें देश के विभिन्न जो वर्ग थे, धर्म थे, समुदाय थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। भले ही ये आंदोलन स्थगित हुआ, गांधी जी ने इसे चोरी चोरा जो हत्याकांड था सन 1922 में इसे स्थगित कर दिया था इस घटना को लेकर, लेकिन गांधी जी
जो हैं इस आंदोलन के बाद देश के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता बन गए थे। और ये राष्ट्रीय नेता कैसे बने, ये घटनाएं इस ओर इंगित कर सकती हैं। हम इन घटनाओं के द्वारा ये समझ सकते हैं कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन ने एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह जो चलाया था, ये रॉलेट एक्ट आया था, जो काला कानून आया था, उसके विरोध में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। अरे उसी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। धीरे धीरे लोगों ने जब इस आंदोलन में रुचि ली और इसमें उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का ही एक अंग बना लिया था। इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान एकजुट हो गए थे। इसमें ये जो आंदोलन था तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किया गया, जिसने इस्लाम के सबसे बड़े नेता खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन में लोगों ने बड़े ही तन्मयता से भाग लिया था। इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को भी शामिल किया गया था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जिसमें इस्लाम के सबसे बड़े नेता खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग की जा रही थी। तो गांधी जी ने ये अपेक्षा की थी कि मुसलमान लोग जो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, वो खिलाफत के साथ मिलाने से उन्होंने सोचा, गांधी ने को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से दो प्रमुख जो धार्मिक समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन का रूप दे दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता से ये आंदोलन और सशक्त हो गया था। इसके अलावा जब विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया और वकीलों ने विधानमंडलों का और अदालतों का बहिष्कार कर दिया, इस तरह से, और जो हमारा जो मजदूर और या श्रमिक वर्ग था, जब वो हड़ताल पर चला गया, तो सन 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी सत्ता के पैर उखड़ने लगे थे। परंतु जो 1922 में 5 फरवरी 1922 में जब किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा में जब एक पुलिस स्टेशन में आक्रमण किया और उसमें आग लगा दी, तो इसमें जो अग्निकांड में कई पुलिस वाले मारे गए। तो इस घटना के कारण यह आंदोलन गांधी जी को मजबूरन वापस लेना पड़ा था। परंतु हम देखते हैं कि 1922 तक जो गांधी जी थे, उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर चला दी थी जिसका रुकना अब असंभव था। तो राष्ट्रीय आंदोलन केवल व्यवसायियों बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब इसमें हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर, मजदूर, ये लोग भी जुड़ गए थे।